हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। यूपी टीजीटी पीजीटी की हम कॉमर्स में यहाँ इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका कोरिलेशन। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और जिस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल होगी और ये आप वीडियो को देखने के बाद भली-भांति जान भी जाएँगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण वीडियो और कितनी मेहनत इस वीडियो में लगी है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कोई भी आपका सजेशन है आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को ये मानते हुए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ये जो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है ये ना केवल हमारे लिए सपोर्ट है बल्कि पूरी कॉमर्स कम्युनिटी के लिए ये सपोर्ट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारा कोरिलेशन होता क्या है। सहसंबंध की अवधारणा और परिभाषा की यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए अब तक जो बातें हुई हैं यहाँ पर सांख्यिकी विधियों की, वो केवल एक चर की बात हुई थी, एक चर की ही बात की गई थी या एक सांख्यिकी श्रृंखला की बात की गई थी। ठीक है, उसका विश्लेषण पर केंद्रित थी अब तक जो बातें हुई थी, जो भी हमने मेन मीडियन मोड की बातें की थी। अब बात करेंगे यहाँ पर आपके सहसंबंध की। लेकिन यहाँ सहसंबंध जो होगा उसके जीवन में आपकी 2 या 2 से अधिक भी श्रृंखला हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं जिसमें आप सहसंबंध बताएँगे, लेकिन यहाँ पर 2 को ही ध्यान में रखा गया है। जैसे उदाहरण की यहाँ पर बात करें कि अगर कीमत में परिवर्तन होता है, तो कीमत में परिवर्तन से माँग की मात्रा में तो कीमत में परिवर्तन से क्या होगा? अगर कीमतों में परिवर्तन होता है तो मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये खेत कितने हुए? 2 चर हुए हैं और इन दोनों चर की बात यहाँ पर की गई है। दूसरा, अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो मुद्रा की आपूर्ति, जब मनी की सप्लाई में वृद्धि होती है तो इससे जो मूल्य स्तर है, ये कीमतें बढ़ जाती है, कीमतों में भी वृद्धि हो जाती है। रोजगार के स्तर की अगर बात करें, अगर रोजगार के स्तर में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक सांख्यिकी श्रृंखलाओं का एक साथ अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है और ऐसी ही स्थितियों में अध्ययन का ध्यान विभिन्न सांख्यिकी श्रृंखलाओं के बीच संबंध की डिग्री पर होता है कि आखिर जो संबंध है उसकी डिग्री कितनी है। तो यहाँ पर अगर डिग्री की जब बात आई है तो सांख्यिकी तकनीक जो एक ऐसे संबंध को डिग्री का अध्ययन करती है, उसे जो केवल किसका करती है? डिग्री का। एक सांख्यिकी की ऐसी तकनीक जो डिग्री का अध्ययन करती है उसे क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। तो इसका अब देख लेते हैं हम इसका के मीनिंग या इसका अर्थ क्या है। देखिए, व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज द स्टैटिकल मेथड। क्या होता है? ये एक स्टैटिकल मेथड होता है या इसको क्या कह सकते हैं? स्टैटिकल टेक्निक भी कह सकते हैं। क्या करती है? मेजर करते हैं इससे हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मात्रात्मक संबंध को हम इसमें मापते हैं बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उनके बीच के संबंध को जो मापती है उस टेक्निक को हम बोलते हैं स्टैटिक, उसको बोलते हैं हम कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है? एक ऐसी टेक्निक जो 2 या 2 वस्तुओं के 2 या 2 से चर के बीच में जो संबंध होता है उसको मेजर करती है। जैसे मांग की बात हो रही थी, मांग और प्राइस की, कि प्राइस में कितना चेंज होगा, प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होता है, जो इसको मापती है, इसकी डिग्री को मापती है, उसको क्या बोलते हैं? कोरिलेशन कहते हैं। तो ये हो गई इसकी, यहाँ पर हमने देख लिया कि इसका मीनिंग क्या है। अब देख लेते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, उनकी देख लेते हैं क्या डेफिनेशन दी है। देखिए, पहले देखते हैं क्राक्टन और काउंडेन के अनुसार इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कहा है, जब संबंध मात्रात्मक प्रकृति का होता है, संबंध कैसा होता है? मात्रात्मक प्रकृति का, तो संबंध की खोज को मापन तथा उसे संक्षिप्त सूत्र में, कितना संक्षिप्त सूत्र में व्यक्त करने के लिए सांख्यिकी उपकरण को सहसंबंध कहा जाता है। क्या कहा इन्होंने? कि जब संबंध कैसा हो? मात्रात्मक प्रकृति का हो, तो उस संबंध को संक्षिप्त सूत्र में व्यक्त करने की तकनीक को या उपकरण को हम सहसंबंध कहते हैं। ये कहा है क्राक्स्टन और काउंडेन ने। गोडीगेटन के शब्दों में देखें, जब 2 या 2 से अधिक समूह
वर्गों या आ, श्रृंखलाओं या डेटा के बीच कोई निश्चित संबंध मौजूद होता है तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। अगर देखिए आप इनको नोट भी कर सकते हैं, वैसे आपको ये हमारे टेलीग्राम चैनल हक आपका, उस पर ये पूरे आपको नोट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो आप उसको नोट्स भी पढ़ सकते हैं। और आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहना चाहूंगा। आज मुझे ये बताना है आपको, देखिए नंबर वन बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस वीडियो के लास्ट में एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, आप इसके क्वेश्चन क्वेश्चन देख सकते हैं। और यदि आपको लगता है नहीं कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है आपको, तो आप शुरू से ही वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। इसका डेफिनेशन भी हो गया कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है इसके बारे में, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल में जस्ट अ कोइंसिडेंस, जो आपका दो चरों के बीच जो संबंध है महज क्या है, वो एक संयोग होता है, संयोग हो सकता है। वन में बी फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल विच इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। एक क्या हो सकता है, ये केवल एक संयोग हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे डिपार्चर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम अ सेंचुरी, यू मे फाइंड अ फॉल इन द वेडिंग सेरेमनी इन। मतलब क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि अगर किसी सेंचुरी में से, बर्ड सेंचुरी में से जो प्रवासी पक्षी हैं, जो कुछ समय के लिए पक्षी आते हैं, जब वो चले जाते हैं तो उनके जाने से आपके देश में विवाह समारोह में कमी देखने को मिल जाती है। क्या ये बात सही कह रहे हैं? क्या इसमें कोई संबंध है? ये क्या है, ये संबंध अर्थहीन होते हैं। ये कोई सही यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल कर आ रहा कि यहाँ सेंचुरी के जो पक्षी कम हो जाएंगे तो उससे विवाह में कमी देखने को मिलेगी, ये सब कोई संबंध नहीं बता रहा है। दूसरे शब्दों में ये झूठे संबंध हैं, ये कोई सही संबंध नहीं है, ये क्या है, झूठा संबंध है जो किसी सार्थक निष्कर्ष से रहित है। इसमें कोई सार्थक निष्कर्ष नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है। भला पक्षियों का विवाह में कमी देखने को मिलती है, इससे कौन सा संबंध है? ये कोई संबंध नहीं है, झूठा संबंध है, ये तो क्या है, एक संयोग। ऐसा संबंध को सहसंबंध नहीं माना जाता है, तो आप इसको सहसंबंध नहीं कहना चाहिए। केवल उन संबंधों को सहसंबंध माना जा सकता है जो कुछ सार्थक निष्कर्ष देते हों, जो आपको सार्थक निष्कर्ष देते हों, मीनिंगफुल कंक्लूजन देते हों, उनको सहसंबंध कह सकते हो। जैसे वर्षा में वृद्धि और चावल उत्पादन में वृद्धि एक ऐसा संबंध है जो समझ में आता है, क्योंकि भाई चावल को जरूरत है पानी की और वर्षा से पानी ज्यादा हो जाता है और उससे चावल का उत्पादन भी बढ़ जाता है, तो ये तो सहसंबंध है। वर्षा में वृद्धि होने से चावल के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, ये तो सहसंबंध है। लेकिन पक्षियों के उड़ जाने से शादी में कमी देखने को मिलती है, ये सब क्या है, ये महज एक संयोग है, इसको आप सहसंबंध नहीं कह सकते। ये ऐसा ही संयोग है जैसे पहले समय में अंधविश्वास था कि कहते थे बिल्ली के रास्ता काट जाने से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या था, मात्र एक संयोग था, अगर ऐसा कभी हो गया हो। बाकी इसको सहसंबंध नहीं कह सकते। ऐसा संबंध है जो समझ में आता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से। दूसरा एग्जांपल देखिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना और मृत्यु दर में कमी होना एक सार्थक सहसंबंध है, क्योंकि आपको पता है जैसी आय में वृद्धि होगी तो मृत्यु दर कम होगी, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ेगी और वो अपना अच्छा स्वास्थ्य रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सहसंबंध है। भौतिकी में अच्छे अंकों का प्रतिशत, अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर ला रहे हैं तो उसका गणित में अच्छे अंकों के प्रतिशत से संबंध हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा भौतिक में अच्छा है तो हो सकता है वो गणित में भी अच्छा हो, तो ये तो सहसंबंध हो सकता है। लेकिन ये चिड़ियाओं का और यहाँ विवाह का कोई सहसंबंध नहीं होता, महज ये क्या होता है, संयोग। तो ये इंपॉर्टेंट नोट में बताया गया है कि देखिए रिलेशनशिप जो होती है वो वेरिएबल में जस्ट एक कॉन्सिडेंस भी हो सकती है, एक संयोग भी हो सकती है। आप ये नहीं कि हर चीज को आप सहसंबंध मानेंगे। तो ये तो ही कोरिलेशन की बात कि कोरिलेशन होता क्या है। अब देखते हैं कि कोरिलेशन के टाइप कौन से होते हैं। तो कोरिलेशन सहसंबंध कितनी तरह का हो सकता है। कोरिलेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, कोरिलेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक सहसंबंध हो सकता है। विभिन्न चरों के बीच या तो सकारात्मक संबंध होगा या नकारात्मक संबंध होगा। यहाँ दोनों का संक्षिप्त विवरण आगे अब हम देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आखिर पॉजिटिव
कोरिलेशन होता क्या है? व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है और एक के कम होने से दूसरा भी कम होता है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। इंक्रीज इन द अनर, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे अगर रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई में बी सिटेड एज इन एग्जाम्पल, तो इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होता है, सप्लाई भी बढ़ जाती है। उस टाइम पर क्या सोचते हैं प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर सोचते हैं कि प्राइस बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माल बनाइए, तो प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। तो ये कौन सा कोरिलेशन हुआ? ये पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, क्योंकि दोनों एक दिशा में बढ़ रहे हैं। और यदि क्या होगा, यदि आपका प्राइस कम होंगे तो प्रोड्यूसर सोचते हैं कि भाई आप प्रोडक्शन को भी कम कर दीजिए, तो ये भी दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? दोनों को पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन से आगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ x को देखिए, x यहाँ क्या था? 10 था। उसके बाद x कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। x क्या है? सिमुलेटरी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द बोथ वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है x और y। तो आप देखेंगे 10 कितना था? 10 से क्या हो गया? 20, 20 से 30, 30 से 40। इसी तरह से y को देखिए, y कितना था? 100, फिर 150 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 250। तो दोनों ही क्या हो रहे हैं? दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। इधर देखिए आप, दोनों में क्या हो रहा है? देखिए पहले 50 था, फिर 40 हो गया। इसी तरह से ये 200 से 150 हो गया, ये 30 से 30 हो गया, फिर ये 20 हो गया, यहाँ 100 से 50 हो गया। तो ये क्या हो रहा है? इसमें भी क्या हो रहा है कि ये भी घटता जा रहा है, ये भी दोनों एक ही दिशा में कम होते जा रहे हैं। तो देखिए आपका जब दो वेरिएबल या तो दोनों में ही डिक्रीज होता है या दोनों में ही इंक्रीज होता है, तो इस कोरिलेशन को बोलते हैं आपके पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन ये वेरिएबल के बीच में होता है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब डिफरेंट डायरेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है, एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आपका प्राइस एंड डिमांड, अभी तो हमने प्राइस और प्रोडक्शन की बात की थी, अब की बात क्या है? प्राइस और डिमांड की बात हो रही है। जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड क्या होती है? डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है, जनरली ये माना जाता है। और जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो आप देख रहे हैं दो चरों में एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब नकारात्मक सह संबंध इसको कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते, देखिए ये दो चर दिए हुए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर एक्स जो था, एक्स की आप देख रहे हैं कि उसका पहले कितना था? 1 था, फिर 1 से वो 2 हो जाता है, 2 से 3, 4, 5। और वाई जो था, पहले क्या हो रहा है? 5 था। देखिए ये तो बढ़ता चला गया, ये तो इंक्रीज होता चला गया। लेकिन यहाँ वाई को देखेंगे कि वाई क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक में राइज हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव को रिलेशन। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कोरिलेशन और कैसा हो सकता है। कोरिलेशन लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। अब लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें, मतलब रेखिक और अरेखिक की बात करें, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं आपका कि कोरिलेशन क्या होता है? लीनियर मतलब रेखिक सहसंबंध। ये कब होगा? when two variable change in the constant proportion, it is called linear correlation। जब एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में इन चेंज होता है, कांस्टेंट मतलब जब एक स्थिर अनुपात में बदलते हैं, जब दो चर एक स्थिर अनुपात में बदलते हैं तो इसे रेखीय, क्या कहते हैं इसको? रेखीय सहसंबंध कहते हैं। यदि एक दूसरे के निश्चित अनुपात वाले डेटा के दो सेट को ग्राफ पेपर पर दिखाया जाता है तो उनके संबंध एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो इस प्रकार रेखीय सहसंबंध सीधी रेखीय सहसंबंध होता है। एक इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक है आपका ए और एक है आपका बी। अब जरा यहाँ आप गौर कीजिए, यहाँ पर क्या होता है? 2 से जस्ट डबल हो गया है, 2 इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स, फिर ये 2 कितनी हो गया है? फिर ये 2 टाइम फिर ये 2 और इंक्रीज हुआ है। ठीक है,
और यहाँ फिर 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ 2 2 2 इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं। 1 टाइम 2 टाइम्स ये 2 जो था मतलब ए जो था ये ए बढ़ता जा रहा है 1 टाइम्स। 1 टाइम्स 2 1 जा 2 2 2 2s आर 4 2 3s आर 3 2 4 आर 8 ये क्या होता रहा है 2 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से आप देखिए 5 को देखिए 5 भी 2 2 टाइम्स बढ़ता जा रहा है देखिए 5 2 जा 10 5 3 जा 15। तो जैसे यहाँ पहले 1 गुना हुआ फिर 2 गुना हुआ फिर 3 गुना हुआ, इसी तरह से 5 बी भी हो रहा है। पहले 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर इसको बोलेंगे लीनियर कोरिलेशन। ठीक है, ये क्या है लीनियर कोरिलेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए में बाय 2 यूनिट चेंज होता है, तो बी में भी 5 यूनिट बाय 5 यूनिट चेंज होता जाता है। सेम डायरेक्शन से वो एक साथ ही आगे बढ़ते जाते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। आगे देखते हैं अब आपको नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होगा। व्हेन टू व्हेन टू वेरिएबल्स डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनका कोई कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं आपके नॉन लीनियर कोरिलेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए आपका पहले ये कितना बढ़ गया, ये दो 2 टाइम्स बढ़ गया, फिर ये 3 यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ा, ये भी 2 टाइम्स बढ़ा, ये 2 टाइम्स बढ़ा, ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स ये बढ़ता गया है। लेकिन अब यहाँ देखिए क्या 6 2 टाइम्स बढ़ा नहीं, ये आपका 4 ज्यादा हुआ है। अब आप 3 को देखेंगे आपका 3 टाइम्स हो गया, यहाँ ये 16 टाइम्स हो गया, और यहाँ इसका अलग अलग दिया हुआ कोई टाइम्स है ही नहीं। तो यहाँ सेम डायरेक्शन में ये नहीं, सेम प्रोपोर्शन में ये नहीं बढ़ रहे हैं, कोई इनके बीच में स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब इनके बारे में एक जो महत्वपूर्ण बात है वो आपको ये याद रखनी है। अगर देखिए लीनियर कोरिलेशन है, तो लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, अगर आप इसको ग्राफ पर दिखाते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर नॉन लीनियर कोरिलेशन होता है, तो अगर आप इसको शो कर रहे हैं ग्राफ पर, तो यहाँ पर क्या होगा आपको नोट मेक अ स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ पेपर, तो आपको ग्राफ पेपर पर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। ये नाम से ही याद रखना, नॉन मतलब नोट नहीं मिलेगी और लीनियर से मिलती है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद देख लेते हैं आगे, और आगे बात करेंगे और कैसा हो सकता है कोरिलेशन। कोरिलेशन आपका सिंपल हो सकता है और मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है। देखिए अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल कोरिलेशन में क्या होगा, सिंपल कोरिलेशन इंप्लाइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली। अगर आप टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, दो चरों के बीच में आप सहसंबंध बता रहे हैं, कोरिलेशन बता रहे हैं, तो इसको बोलेंगे आप सिंपल कोरिलेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर अगर आप कोरिलेशन बता रहे हैं मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में, तो यहाँ पर दो ही चर हैं, दो ही आपके यहाँ पर जो लिए गए हैं क्या हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक है मनी सप्लाई और दूसरा क्या है प्राइस लेवल। इनके बीच में अगर आप कोरिलेशन बताते हैं तो इनको इसको बोलेंगे आप सिंपल कोरिलेशन। आवाज क्लियर है क्या, और हाइड तो नहीं हो रहा है? नहीं, सब सही है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप क्या बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन, जब दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन, तो मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर सिंपल की बात हुई थी तो सिंपल तो दो के ही बीच में बात हुई थी। यहाँ पर सिंपल में तो आपने देखा मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में कोरिलेशन बताया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सिंपल कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ वेरिएबल कितने हैं केवल 2। लेकिन अगर वेरिएबल आपके ज्यादा हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ रेन फॉल मैनर और वाटर एक्सेट्रा ऑन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट। तो अगर इनकी बात करें कि यहाँ पर वीट की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर जो असर पड़ता है, रेनफॉल मैनर और वाटर इन सब का फर्क पड़ता है, इनके बीच में हम कोरिलेशन बता रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका मल्टीपल कोरिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए हैं जिसके बीच में हम संबंध बता रहे हैं। लेकिन पीछे क्या था, वहां पर केवल दो ही थे, तो इसको हम बोलेंगे बहु सहसंबंध, मतलब मल्टीपल कोरिलेशन। तो आपका सिंपल कोरिलेशन होता है, मल्टीपल कोरिलेशन होता है, और साथ में आपका हो सकता है पार्शियल कोरिलेशन, आंशिक सहसंबंध भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, अगर आपके दो से अधिक वेरिएबल हैं,
आपके वेरिएबल कितने हैं? 2 से अधिक। 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा आपके वेरिएबल्स हैं। और इसमें आप क्या समझते हैं? आप इसमें रिलेशनशिप बताते हैं केवल 2 वेरिएबल्स के बीच में। रिलेशनशिप किसके बीच में बताते हैं? 2 वेरिएबल्स के बीच में। बाकी को क्या मान लेते हैं आप? कांस्टेंट मान लेते हैं कि बाकी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इसको बोलते हैं आंशिक सहसंबंध, मतलब पार्शियल कोरिलेशन। अब देख लेते हैं कोरिलेशन की आखिर डिग्रियां क्या-क्या होती हैं। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी हो सकती है आपकी? कोरिलेशन आपका परफेक्ट हो सकता है, कोरिलेशन आपका पॉजिटिव परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। तो इसकी ये क्या होती है? ये डिग्रियां होती हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या रेफर करता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये बताता है आपका सहसंबंध का गुणांक। कोरिलेशन का गुणांक बताता है कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिग्री बताता है, और ये डिग्री आपकी पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन हो सकती है। अगर यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन की बात करें तो जब दो वेरिएबल चेंज इन सेम प्रोपोर्शन इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल में चेंज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में, जैसे एक एक गुना बढ़ रहा, दो गुना बढ़ रहा है, तो दूसरा वेरिएबल भी दो गुना बढ़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपके परफेक्ट कोरिलेशन। अब परफेक्ट कोरिलेशन भी दो तरह का हो सकता है। परफेक्ट पॉजिटिव हो सकता है, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है। अब परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा? परफेक्ट पॉजिटिव में जब एक वेरिएबल में कह रहे हैं चेंज इन टू वेरिएबल इन द सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, और कोफिशिएंट कोरिलेशन इज पॉजिटिव, और वो भी पॉजिटिव आता है, मतलब आंसर +1 आता है, तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट नेगेटिव कौन सा हो सकता है? जब दो वेरिएबल में चेंज हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा वो आंसर माइनस में आएगा, या उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहेंगे। एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। आगे बढ़ते हैं। आपका कोरिलेशन एब्सेंट भी हो सकता है, जब दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन होता ही नहीं है, तब क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। उसके बाद इसकी डिग्री की बात कर ले, लिमिटेड डिग्री हो सकती है कोरिलेशन की लिमिटेड डिग्री हो सकती है। परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन इज देयर इन अ सिचुएशन। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज रियल लाइफ वन मोस्टली फाइंड लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जो आपको जनरल लाइफ में कौन सी डिग्री मिलेगी? लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन में होता है। और कोरिलेशन का कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? हम इसको आर से शो करते हैं। आर इज मोर देन द जीरो एंड लेस देन द 1। आर कैसा हो सकता है? आर कोरिलेशन जीरो से ज्यादा भी हो सकता है और जीरो से कम भी हो सकता है। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन 0 एंड 1 में बी रेट एज। कैसे कैसे हो सकती है? इसकी 0 से 1 के तक के बीच में कोरिलेशन हो सकता है। अब क्या क्या डिग्री होगी? देखिए कोरिलेशन की अगर डिग्री की बात करें तो देखिए पहली बात तो ये समझिए कि कोरिलेशन हमेशा 0 से आपका जनरली क्या होता है? जनरली लाइफ में 0 से 1 तक कोरिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में ही आपका कोरिलेशन होगा, और यही डिग्री को व्यक्त करता है। इसी को हम डिग्री कहते हैं कोरिलेशन की। अब ये डिग्री कौन-कौन सी हो सकती हैं? हाई हो सकती है डिग्री, मॉडरेट हो सकती है, आपका लो हो सकती है। अगर बात करें हाई की, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है आपका 0.75 और 1 के बीच में आ रहा है, तो इसको हाई कहते हैं। अगर 0.75 से 1 तक आंसर आ रहा है, मान लेते हैं आपका आंसर आता है 85, आपका आंसर आता है 0.85, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाई कोरिलेशन। ठीक है, ये क्या होगा? हाई कोरिलेशन। मॉडरेट कोरिलेशन क्या होगा? मॉडरेट कोरिलेशन होगा आपका यदि आपका आंसर 0.25 से 0.75 के बीच में आ रहा है, तो आप इसको बोलेंगे मॉडरेट कोरिलेशन। ये कैसे होगा आपका? 0.25 से 0.75 के बीच में होता है। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, लेकिन होगा वो 75 से नीचे ही। अब लो की बात करें, लो कौन सा हो सकता है? यदि आपका कोरिलेशन का आंसर 0 से कहाँ तक आ रहा है? 0.25 आ रहा है, तो इसको आप बोलेंगे लो कोरिलेशन। तो आपको ये याद
रखने हैं। इन बातों को आप इस टेबल से भी देख सकते हैं, इस टेबल को भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिग्री कैसी हो सकती है, परफेक्ट कोरिलेशन हो सकता है, हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो हो सकता है, जीरो हो सकता है। पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में अगर परफेक्ट है तो वो +1 होगा, अगर हाई है तो हाई में क्या होगा, कोरिलेशन। ये आपकी डिग्री थी, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पर डिग्री डिग्री की यहाँ से बात हुई थी, तो परफेक्ट कोरिलेशन हो सकता है पहली बात। परफेक्ट कोरिलेशन में क्या होगा, या तो +1, और नेगेटिव परफेक्ट क्या होगा, -1। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो ये डिग्री एब्सेंस हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, और हमारे इसकी और हाई मॉडरेट हो सकता है। इसके बाद इस टेबल से हम क्या देख रहे हैं कि आपके एक ही टेबल में सब कुछ बताया जा रहा है कि हाई हाई में क्या होगा, 0.75 से +1 तक, और 0.05 से 75 तक, बस इतना ही है। जो इधर है वो ही इधर है। इधर माइनस का साइन आ रहा है तो इसको नेगेटिव बोलेंगे, इधर प्लस का साइन आ रहा है तो इसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आप टेबल को याद कर लेते तो आगे आपसे मैं ये भी क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए, आंसर आपका कोरिलेशन आ रहा है 3.5, तो इसको आप कौन सी डिग्री कहेंगे कोरिलेशन की। तो आप इसको मुझे आप बताएंगे किस में होगा, ये मॉडरेट में होगा, क्योंकि मॉडरेट में क्या आता है, मॉडरेट में 0.25 से लेकर यहाँ पर 0.75 तक आता है। तो मेरे इस आंसर को आप क्या करेंगे, 0.35 को मॉडरेट कोरिलेशन कहेंगे। तो ये हो गई कोरिलेशन की डिग्रियां। आप इन्हें अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई आंसर ना दे सकें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। नोट्स मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, हक आपका, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तो आप समझ गए होंगे कि कितनी मेहनत से ये आपके लिए तैयार की गई है वीडियो। तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है और अच्छा सा कमेंट तो बनता है। तो आगे देखते हैं, और आगे क्या होगा यहाँ पर। अब देखेंगे, हमने देख लिया कोरिलेशन क्या होता है। जो हमारे दो या दो से अधिक वेरिएबल होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसको हम कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन आपका नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी हो सकता है। कोरिलेशन की डिग्री भी हमने यहाँ पर देख ली है कि कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं। और अब देखेंगे आखिर जो एस्टिमेटिंग करते हैं कोरिलेशन की, अनुमान लगाने की विधियां कोरिलेशन की कौन कौन सी हैं, कौन कौन से मेथड हैं एस्टिमेटिंग के। So various method available in an of for the estimating correlation between set of statistical series. Some of important ones are. अब जो जो इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए मैंने कहा ना कि मुझे सभी नहीं लेना, मुझे कोर्स पर फोकस करना है कि आखिर आपके टीजीटी पीजीटी में कितना पूछा जाता है। तो देखिए आपके जो पूछा जाता है वहां से बात करेंगे। तो आपका स्कैटर डायग्राम मेथड, इससे आप एस्टिमेटिंग कर सकते हैं कोरिलेशन की। दूसरा होता है कॉलपरेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन मेथड हो सकता है, और स्पेयर रैंक कोरिलेशन मेथड हो सकता है। तो बिखरा हुआ आरेख, कॉर्पोरेशन सहसंबंध गुणांक, और स्पेयरमैन रैंक सहसंबंध गुणांक, ये आपकी कोरिलेशन को एस्टिमेट करने की विधियां हैं। इसके बाद छोटा सा एक इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं और फिर देखेंगे पहला आपका स्केटर डायग्राम। तो पहले एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि आपका लाइन ऑफ बेस्ट फिट, सर्वश्रेष्ठ फिट की रेखा। सर्वश्रेष्ठ फिट की रेखा वह रेखा है जो बिखरे हुए बिंदुओं से होकर गुजरती है, ताकि यह इनसे अधिकांश बिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर सके। मोटे तौर पर बिखरे हुए बिंदुओं में से आधे रेखा के दोनों ओर होने चाहिए। ठीक है, ये होती है आपकी सर्वश्रेष्ठ फिट रेखा। दोनों ओर बिंदु कैसे होने चाहिए, बिखरे हुए, आधे आधे दोनों तरफ होने चाहिए, उसको बेस्ट मानेंगे। ये किसके बारे में बात कर रहा है, स्कैटर डायग्राम के बारे में बात कर रहा है। चलो पहले स्कैटर डायग्राम को ही देख लेते हैं। तो स्कैटर डायग्राम यहाँ पर बिखरा हुआ आरेख की बात करते हैं। तो बिखरा हुआ आरेख सहसंबंध की यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्कैटर डायग्राम ऑफर अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या होता है यहाँ पर सहसंबंध की, यहाँ पर दिशा और डिग्री एक ग्राफिक अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अगर आप स्कैटर डायग्राम की बात करेंगे तो स्कैटर डायग्राम में क्या ऑफर करता है, ये ग्राफिक एक्सप्रेशन। ये आपको ग्राफ पर बता रहा है कि आपका डायरेक्शन क्या है, डिग्री क्या है, डायरेक्शन और डिग्री क्या है, किसकी, कोरिलेशन की। तो अगर कोरिलेशन की डायरेक्शन और डिग्री
ग्राफ पर बताई जाती है, ग्राफिक एक्सप्रेशन कही जाती है, तो उसको कहते हैं स्कैटर डायग्राम। इसमें क्या होता है, जो डेटा होते हैं उनको प्लॉटेड किया जाता है किस पर, ग्राफ पेपर पर। आप ग्राफ पेपर लेते हैं और उस पर इन डॉट डॉट को बना लेते हैं और डॉट इज मार्क फॉर ईच वैल्यू, हर वैल्यू के लिए एक डॉट मार्क की जाती है और फिर जब इन डॉटों को जोड़ देते हैं तो इससे डायरेक्शन और क्लोजनेस दी जाती है वेरिएबल्स की। ठीक है, तो इसके लिए कुछ पिक्चर देख लेते हैं। देखिए किस तरह से दिखाया गया है, आप इसको देखेंगे कि अगर आप डायग्राम पर सहसंबंध, अगर आप डॉट जितने भी वैल्यू दी जाती हैं उनको आप अगर ग्राफ पेपर पर बनाते हैं, तो अगर आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आपका परफेक्ट पॉजिटिव क्या होगा, जब आपकी इस तरह से सीधी रेखा होगी यहाँ पर। और परफेक्ट नेगेटिव क्या होगा आपका, जब आपका ऊपर से इस तरह से नीचे आता है, तो ये नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव आपका ये तो परफेक्ट पॉजिटिव था। अगर पॉजिटिव की बात करें तो एक रेखा होगी और इसके रेखा के कुछ डॉट इधर आएंगे और कुछ डॉट इधर आएंगे, दोनों तरफ डॉटेड आते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में होगा तो ऊपर से ये नीचे को ही, आधे डॉट इधर होंगे आधे डॉट इधर होंगे। और अगर कोरिलेशन है ही नहीं तो कोई रेखा नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि डॉट किस तरह से होंगे, पूरे पेज पर आपके जो ग्राफ होगा उस पर डॉट डॉट हो जाएंगे लेकिन कोई लाइन नहीं बनेगी। तो ये होता है आपका स्कैटर डायग्राम, जिसमें आप परफेक्ट हो सकता है पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव हो सकता है और परफेक्ट पॉजिटिव। तो आपको ये पेज जो है आपके लिए तैयार किया गया है, आप इसको याद रखेंगे कि कौन सा फोटो क्या दिखा रहा है। आपको पिक्चर दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव है, तो आपको ये रेखाएं याद रखनी है। लेकिन ये जो स्कैटर डायग्राम है इसकी थोड़ी-सी देखिए तारीफ करते हैं, इसका एक नोट्स देख लेते हैं। ये जो आपका स्कैटर डायग्राम होता है ये केवल शो करता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ रिलेशनशिप और क्लोजनेस ऑफ टू सेट्स ऑफ डेटा। मतलब ये केवल आपका इनके आरेख केवल डेटा के सेटों के बीच संबंध या निकटता का अनुमान दिखाता है। यह सटीक माप संभव नहीं होती इससे। इससे संबंध की कोरिलेशन की बिल्कुल सटीक एक्यूरेट माप नहीं होती है। बस ये संबंध दिखा रहा है, कैसा निकटता अनुमान लगा रहा है। ये केवल एक अनुमान है, ये ज्यादा सटीकता इसमें नहीं होती है। तो इसका मतलब स्कैटर डायग्राम के हमें क्या डिस्कस कर लेने चाहिए, साथ ही साथ हमें देख लेने चाहिए कि आखिर इसकी मेरिट्स क्या हैं, स्कैटर डायग्राम की आपकी क्या मेरिट्स हैं। तो मेरिट्स पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक बहुत ही सरल है, ये क्या है, सरल विधि है। मतलब ये जो मेथड है कैसा है, ये आपका वेरी सिंपल मेथड है। पहली इसकी मेरिट है, इसमें एक नजर डालते ही आपको पता चल जाएगा कि संबंध है या नहीं। एक नजर, जस्ट अ ग्लांस एट डायग्राम एनफ होगा टू नो द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स हैविंग नो रिलेशन और रिलेशन। एक नजर देख कर ही आप बता देंगे, एक नजर आप यहाँ देखेंगे और कह देंगे भाई इसमें तो कोरिलेशन है ही नहीं। इसमें बता देंगे कोरिलेशन कैसा, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों तरफ लाइन ऊपर जा रही है नीचे से और दोनों तरफ आधे आधे डॉटेड आ रहे हैं। तो आप एक नजर से ही बता देते हैं, ये भी इसकी मेरिट है। स्कैटर डायग्राम की ओर क्या, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के कोरिलेशन यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, दोनों तरह का रिलेशन दिखाया जाता है इसमें, ये भी इसकी क्या है, गुण है। अब जब गुण देखे हैं तो अब गुण भी देख लें, इसकी डिमेरिट भी देख लेते हैं। तो जो आपका स्कैटर डायग्राम है वह सटीक सीमा को नहीं मापता है। पहली बात, इसमें जो सटीकता होती है, मतलब इसमें जो मेजर होती है वो एक्सटेंट कोरिलेशन होती है। ठीक है, एक्सटेंट होती है बस। यह संबंध का केवल एक अनुमानित विचार देता है, ये केवल एक क्या दे रहा है, अनुमान दिखाता है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, केवल अप्रोक्सीमेट दिखा रहा है आइडिया। दूसरा, ये मात्रात्मक माप नहीं है। मात्रात्मक परिवर्तन केवल गुणात्मक अभिव्यक्ति, ये क्या है, गुणात्मक है। ये नहीं दिखा रहा कि 802 दिखा दिया, 0.5 दिखा दिया, ऐसा कुछ मात्रा में नहीं बता रहा, कुछ इसकी मात्रा नहीं बता रहा कि आखिर कोरिलेशन की मात्रा क्या है, वो इसमें नहीं बताई जा रही है, इसमें स्कैटर डायग्राम। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मेरिट। डिमेरिट, आपने स्कैटर डायग्राम देख लिया है और इसकी मेरिट डिमेरिट भी देख ली है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें, अगर आपने कभी नहीं बनाए हो, तो आप एक ग्राफ पेपर लीजिए और आपके लिए क्वेश्चन भी दे देते हैं। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। इसमें कहा गया है कि आपको विद्यार्थियों की ऊंचाई दी हुई है, स्टूडेंट्स की, और वजन दिया गया है और आपको इनका बिखरा हुआ
आरेख बनाएं और सहसंबंध सकारात्मक है या नकारात्मक, मजबूत और कमजोर है, तो स्ट्रोंग है या वीक है, ये आपको दिखाना है। तो इससे आप बनाएंगे और बनाने के बाद आपको तब चेक करना है, ग्राफ पेपर पर आप बना सकते हैं। अगर आप इसको बनाएंगे, डॉटेड करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो आपको प्लॉट करना तो आता होगा। आपके ये सभी प्लस वाले हैं तो प्लस वाले यहीं आ जाएंगे, या तो ऊपर को बढ़ेंगे या आपके राइट चलेंगे। यहाँ माइनस वाला फिगर कोई नहीं है तो यहाँ पर बात इसकी नहीं की गई है। केवल क्या होगा, ये इसी की साइड में बनेगा, दूसरी साइड में ये नहीं आना। प्लस प्लस वाले ही आइटम यहाँ दिखाने हैं। तो आपका जब आप बनाकर चेक करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का आपको शो होगा। ये इसका सॉल्यूशन भी आप बाद में चेक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पहले क्या करेंगे, आपको पहले खुद बनाना है, उसके बाद आपको चेक करना है। तो इस तरह का आपका ये स्कैटर डायग्राम बन जाएगा और इसको आप अच्छे से मैच कर सकते हैं कि आप पर आया या नहीं। अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो इस पर आप फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब आगे ये तो हुआ हमारा पहला इसका कैलकुलेट करने का आपका मेथड। दूसरा देखते हैं यहाँ पर। अब है आपका कैलकुलेशन। देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम नेक्स्ट वीडियो में मीन्स कल हम डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और याद रखना, देखिए इसके बाद आपके काफी महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन को एक नजर में आप देख सकते हैं कि किस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन पर बने रहिए। देखिए एसर्शन रीजन के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपके हाई स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन भी होंगे जिसमें आपकी मैचिंग पूछी जाएगी, सीक्वेंस क्या बन रही है। इस तरह के सभी क्वेश्चन आपके कल की क्लास में होने वाले हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो में आप बने रहना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारे लिए और आपकी कॉमर्स कम्युनिटी के लिए सपोर्ट होगा। देखिए एक दूसरे को हम ही सपोर्ट करके अपनी कॉमर्स को अप कर सकते हैं। जितना इसको कम आंका जाता है इसको हम ज्यादा समझ सकते हैं। खुद ही इसको महत्व देंगे तो दूसरे सब अदर सब्जेक्ट वाले भी इसको जरूर महत्व देंगे। तो अपनी कॉमर्स कम्युनिटी को सुदृढ़ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।